हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छे ढंग से चल रही होंगी। आज हम क्लास 8 सोशल साइंस यानी इकाई 1 संसाधन हमारी दुनिया भाग 3 वाली बुक को आज पढ़ने वाले हैं। हमने सारे क्वेश्चन अध्याय 1 यानी इकाई 1 का कर लिए थे। उसमें के सिर्फ दीर्घ उत्तरीय प्रश्न बाकी थे। आज हम उसको फाइनल करने वाले हैं। तो चलिए हम देरी नहीं करते हुए शुरू करते हैं। तब तक आप इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको पल पल का अपडेट नोटिफिकेशन के रूप में प्राप्त होता रहेगा। तो आप जानिएगा कि हम कब कब कौन कौन सी वीडियो को डाल रहे हैं। इसलिए इसको जानने के लिए आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। तो चलिए हम इसको शुरू करते हैं। देखिए, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें, अधिकतम 200 शब्दों में दें। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं। देखिए, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि प्राकृतिक संसाधन का वर्गीकरण उपयुक्त उदाहरण के साथ प्रस्तुत करें। ठीक है, तो हमारा उत्तर होगा कि प्राकृतिक संसाधनों को विभिन्न आधार पर कई भागों में बांटा जा सकता है। जैसे में एक में देखिए, विकास एवं उपयोग की दृष्टि से, यानी विकास एवं उपयोग की दृष्टि से संसाधन को हम दो भागों में बांट सकते हैं। एक में वास्तविक संसाधन और दो में संभाव्य संसाधन। ठीक है, अब देखिए, वास्तविक संसाधन किसे कहते हैं? तो वैसा संसाधन जिसका कुल मात्रा ज्ञात हो। यानी कुल मात्रा ज्ञात का मतलब क्या हुआ कि जिसका भंडारण हमें पूरा मालूम हो कि वो इतना है चाहे कितना है। ठीक है, उसका कहने का मतलब है कि उपलब्ध तकनीक की सहायता से। उपलब्ध तकनीक का मतलब क्या हुआ, जो मान लो कि हम अपने ज्ञान द्वारा या किसी भी कारण से उसका जो हम वर्तमान में उपयोग कर रहे हैं या किया जा रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे? वास्तविक संसाधन बोलेंगे। जैसे में ऑस्ट्रेलिया का सोना, झारखंड का अभ्रक इत्यादि। ऑस्ट्रेलिया का जो सोना है, ऑस्ट्रेलिया का जो सोना है वो क्या है? वास्तविक संसाधन का उदाहरण है। झारखंड का भी अभ्रक क्या है? वास्तविक संसाधन का उदाहरण है। उसके बाद आइए 2 यानी संभाव्य संसाधन। अब संभाव्य संसाधन आखिर क्या है? तो वैसा संसाधन जिसका कुल मात्रा ज्ञात ही न हो, यानी इसका कुल मात्रा ज्ञात ही नहीं हो कि वो कितना है कितना नहीं है, अब वर्तमान में उनका उपयोग नहीं किया जा रहा हो, यानी संभावना हो कि हाँ यहाँ पे इतना हो सकता है, इसका यूज अगले हम भविष्य में करेंगे, उसको क्या बोलेंगे? हम संभाव्य संसाधन बोलेंगे। इसका एग्जाम्पल होगा केरल में मिलने वाला थोरियम। केरल में मिलने वाला थोरियम क्या है? संभाव्य संसाधन का उदाहरण है। अब आइए हम 2 में देखते हैं, उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर संसाधन को कितने भागों में बांटा गया है, चलिए इसको देख लेते हैं। जैव संसाधन और अजैव संसाधन। तो जैव संसाधन आखिर में होता क्या है? तो वैसा संसाधन जिसमें सभी सजीव शामिल हो, यानी जितने भी जीव जंतु, पेड़ पौधे, जितने भी जीव है वो सभी इसमें शामिल होते हैं। इसको क्या बोलते हैं? जैव संसाधन बोलते हैं। जैसे में पेड़ पौधे, वन, जीव जंतु इत्यादि। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ेंगे अजैव संसाधन। अजैव संसाधन में क्या होगा? वैसा संसाधन जिसमें सभी निर्जीव शामिल हो, यानी जो जीवित नहीं है, निर्जीव है। लकड़ी, पेन, पेंसिल, कोयला, बल्ब, मोबाइल, सब क्या है? निर्जीव है। खनिज, चट्टान, मिट्टी, सब क्या है? निर्जीव है। ये सभी किस में आते हैं? अजैव संसाधन में आते हैं। अब आइए 3 नंबर में, उपलब्धता के आधार पर संसाधन। उपलब्धता के आधार पर संसाधन को हमने 2 भागों में बांटा है। एक में नवीकरणीय संसाधन, 2 में अनवीकरणीय संसाधन। अब नवीकरणीय संसाधन किसे कहते हैं? तो इस प्रकार के संसाधनों की पुनः पूर्ति प्राकृतिक रूप से होती है। यानी प्राकृतिक रूप से मतलब क्या हुआ? ईश्वर ने उसे दिया है, उसी को तो प्राकृतिक कहते हैं। तो प्राकृतिक रूप से होती है, यानी भगवान क्या करते हैं? उसको हमेशा पूर्ति करते रहते हैं। जैसे पवन है, प्रकाश की किरणें हैं, इसको हम अपने तरफ से थोड़े उत्पादन करते हैं, चाहे उत्पन्न करते हैं। ये क्या है? ईश्वरीय देन है, पवन और किरणें, जो हमें
हमेशा के लिए मिलते रहेंगे। उसके बाद देखिए अनवीकरणीय संसाधन, इस प्रकार के संसाधन की पुनः पूर्ति नहीं हो पाती है। इसका मतलब, कहने का मतलब है कि पुनः पूर्ति माने अपने आप इसका पूर्ति नहीं हो पाती है। ठीक है, जैसे लोहा, कोयला, इसका क्या है, एक लिमिट है कि खत्म हो जाएगा कब। ठीक है, तो इस प्रकार के संसाधन को क्या कहते हैं, अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। इसी क्वेश्चन में देखिए 4 नंबर में देखिए वितरण के आधार पर, वितरण के आधार पर इसको 2 भागों में बांटा जा सकता है। एक में सर्वत्र उपलब्ध संसाधन और 2 में स्थानिक संसाधन। सर्वत्र उपलब्ध संसाधन में होगा सभी जगह पाए जाने वाले संसाधन को क्या कहते हैं, सर्वत्र उपलब्ध संसाधन कहे जाते हैं। जैसे में मिट्टी, पवन इत्यादि। ये क्या है, आज तक ऐसे आपको कहीं सुने हैं कि यहाँ पे मिट्टी नहीं है, पंजाब में मिट्टी नहीं है, दिल्ली में मिट्टी नहीं है, ऑस्ट्रेलिया में मिट्टी नहीं है, ऐसी कोई बात है? कोई बात नहीं है। मिट्टी सभी जगह पाया जाता है, इसलिए इसका नाम ही रखा गया है सर्वत्र उपलब्ध संसाधन, यानी सभी जगह उपलब्ध हो। पवन का वही हाल है, यानी हवा सभी जगह है। हवा नहीं रहेगा तो आदमी जीवित रहेगा जी? नहीं रहेगा। इसलिए मिट्टी और पवन किसके उदाहरण है, उपलब्ध संसाधन, यानी सर्वत्र उपलब्ध संसाधन का उदाहरण क्या हो गए, मिट्टी और पवन, और इत्यादि लिख दिए हैं। ठीक है, और भी हो सकते हैं। स्थानिक संसाधन इसके जस्ट उल्टे हो जाएंगे, यानी वैसा संसाधन जो कुछ निश्चित स्थानों पर ही मिल पाते हैं। फिक्स है कि यह चीज़ जो है यही मिलेगा, इसके अलावा कहीं नहीं मिलेगा। इसका मतलब क्या है, वहीं क्या है, स्थानिक संसाधन है। जैसे कुडरमा का अभ्रक, कुडरमा का अभ्रक क्या है, एक स्पेशल है कि एक निश्चित जगह वहीं मिलेगा, इत्यादि और भी कोई हो सकता है। ठीक है, अब देखिए स्वामित्व के आधार पर इसको हम 3 भागों में बांट सकते हैं। ठीक है, निजी संसाधन, राष्ट्रीय संसाधन और अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। ये 3 प्रकार के संसाधन किस में आते हैं, स्वामित्व के आधार पर बांटे गए हैं और स्वामित्व के अंडर में आते हैं। ठीक है, अब आइए क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। संसाधन बनाए जाते हैं, उपयुक्त उदाहरणों के द्वारा के साथ स्पष्ट करें। ओके, यानी उपयुक्त उदाहरणों के साथ इसको स्पष्ट करना है। चलिए हम इसको देखते हैं। रेगिस्तान में बालू तथा पहाड़ों का पत्थर किसी काम के नहीं होते हैं, परंतु क्या है, मानव इसे वहां से ट्रैक्टर से या गाड़ी से ढोकर गांव या शहर लाते हैं। शहर लाने के बाद इसका उपयोग घर या भवन निर्माण में करते हैं। इस प्रकार बालू, रेत का उपयोग और मूल्य दोनों बदल जाते हैं। हम जानते हैं कि जिसका उपयोग और मूल्य दोनों बदल जाए वो क्या है, संसाधन है। ठीक है, तथा रेत संसाधन का रूप ले लेता है। ठीक है, दूसरे शब्दों में प्रति भूमि का जो मिट्टी है किसी काम का नहीं होता, परंतु हम इसका उपयोग कर ईंट बनाते हैं। इस ईंट को क्या करते हैं, बेचने पर अच्छी कीमत मिल जाती है, तथा ईंट का उपयोग मानव घर बनाने अथवा मकान बनाने में करते हैं। ठीक है, जंगल से काट कर लाई गई लकड़ियों से हम विभिन्न प्रकार के उपयोगी कीमती वस्तुएं बना सकते हैं। जैसे में खटिया हो गया, पलंग हो गया, कुर्सी हो गया, मेज हो गया, खिड़की हो गया, दरवाजे हो गए इत्यादि। ठीक है, इस प्रकार की वस्तुओं को हम उचित दामों पर बेचकर अच्छी कीमत प्राप्त कर सकते हैं। इस तरह क्या हुआ, भूमि भी संसाधन का रूप ले लेती है। अतः हम कह सकते हैं कि संसाधन बनाए जाते हैं। ठीक है, संसाधन बनाए जाते हैं, इससे आपको स्पष्ट हो गया होगा। 3 नंबर क्वेश्चन कहता है कि संसाधन संरक्षण की आवश्यकता पर प्रकाश डालना है, यानी संसाधन का संरक्षण कैसे होता है, क्या होता है, उसकी जो आवश्यकता है उस पर क्या करना है, प्रकाश डालना है। तो चलिए हम इसको देख लेते हैं। मनुष्य ने अपनी आवश्यकता पूर्ति के लिए प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक दोहन किया है। इन्होंने अपनी अविवेकपूर्ण इस्तेमाल के साथ साथ इसे प्रदूषित भी किया है, जो सीधे उपयोग के लायक नहीं रह गए हैं। जैसे मान लीजिए नदियों में क्या किया जाता है, कल कारखाने का जो कूड़ा कचरा होता है उसे फेंक दिया जाता है। तो क्या बताइए, अब नदी का पानी शुद्ध रह गया है? नहीं रह गया है। उसको पिएंगे तो तबीयत खराब हो जाएगा। तो क्या हुआ, इसका हम सीधे तौर पे उपयोग नहीं कर सकते हैं। प्राकृतिक संसाधनों का इतना अधिक खनन एवं उपयोग हुआ है कि इनका भंडारण क्या हुआ, धीरे धीरे समाप्ति की ओर हो रहे हैं। भविष्य में इनके भंडारण खत्म होने वाले हैं।
मानव के लिए संसाधन का होना भविष्य में उतना ही जरूरी है जितना आज जरूरी है। पृथ्वी पर जीवन सतत रूप से चलता रहे, इसके लिए जरूरी है कि हम इन अमूल्य प्राकृतिक संसाधनों का समुचित उपयोग कर इसे भविष्य के लिए सुरक्षित करें। संसाधन को बचाना बहुत जरूरी है। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, संसाधनों के अत्यधिक दोहन से मानव ने संकट पैदा कर दिया है। इस कथन से आप कहाँ तक सहमत है, इसी को बताना है। देखिए, संसाधन के अत्यधिक दोहन से मानव ने संकट पैदा कर दिया है, एकदम सही है। क्योंकि बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण गांवों या शहरों में मकानों की संख्या बढ़ रही है। संख्या जैसे जैसे बढ़ रहा है वैसे वैसे गांवों या मकानों की संख्या क्या हो रही है, बढ़ रही है। अधिकांश शहरों में कल कारखानों की संख्या काफ़ी बढ़ गई है, जिसके कारण क्या हुआ है, भूमि का क्षेत्रफल दिन प्रतिदिन घटता जा रहा है। भूमि के क्षेत्रफल घटने के कारण क्या है, वर्षा के जल का अवशोषण यानी रिसना कम हो गया है, जिसके कारण क्या हो गया है, भौम जल के स्तर में काफ़ी कमी आई है। इसके कारण क्या है, अत्यधिक छोटे या बड़े शहरों में भूमिगत जल खत्म हो चुके हैं। जहां पहले 40 फीट पर पानी उठता था, 20 फीट पर पानी उठता था, अब वहाँ 120 फीट, 200 फीट, 300 फीट पर भी पानी नहीं उठ रहा है। इसका मतलब क्या है, भौम जल के स्तर में कमी है। अधिकतर नदियाँ इतनी प्रदूषित हो चुकी है कि इसका पानी पीने लायक नहीं है। वातावरण इतना प्रदूषित हो गया है कि लोगों को स्वास्थ्य संबंधी परेशानियाँ काफ़ी बढ़ गई हैं। लोग बीमार पड़ रहे हैं, तरह तरह की बीमारियाँ हो रही है। इसीलिए कहा जाता है कि संसाधनों का अत्यधिक दोहन न करें, संसाधनों को सुरक्षित रखें। आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगी। अगर आपको पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे। जय हिंद।